नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजू मैम। आप देख रहे हैं अंजू एग्जाम अकेडमी। आपका स्वागत है। अगर आप यूपीट्रिपल एस 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज की यह क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम लेकर आए हैं मॉडल पेपर 3, जिसमें शामिल होंगे 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू, बिल्कुल नए पैटर्न पर। हर प्रश्न के साथ कंसेप्ट भी समझेंगे, और इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अंत में ये भी बताइएगा कि आपका कितना स्कोर रहा, भूलिएगा मत। और आप सबसे पहले कॉपी निकालिए, पेन निकालिए और 1 से लेकर के 100 तक नंबरिंग डालिए। और मैं जो प्रश्न बताऊं आप हमसे पहले उसका आंसर दीजिए और ट्रिक करिए कौन सा आंसर गलत हो रहा है, कौन सा सही हो रहा है, और कितना सही हुआ ये जरूर कमेंट करके बताइएगा। यदि आप चाह रहे हैं कि ऐसा ही मॉडल पेपर आपको प्राप्त हो तो अंजू एग्जाम अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिए। और बिना समय गवाए हम लोग अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं। दोस्तों, ये बता दूं, यदि मैं कोशिश पूरा की हूं कि मतलब सभी प्रश्न सही हों, चेक भी की हूँ। यदि बाय डिफॉल्ट कोई एरर हो जाए, कोई गलती हो तो सुझाव जरूर दीजिएगा। चलिए बिना समय गवाए अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं। आज का रहा यह पहले प्रश्न। यदि किसी समष्टि के प्रतिचयन बिना पुनर्स्थापन के लिए किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रश्न क्या दिया है, यदि किसी समष्टि में से प्रतिचयन बिना पुनर्स्थापन के किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। ऑप्शन ए है प्रत्येक चयन के बाद शेष इकाइयों के चयन की प्रायिकता अपरिवर्तित रहेगी। ऑप्शन बी है प्रत्येक चयन के बाद शेष इकाइयों की प्रायिकता बदल जाती है। ऑप्शन सी है प्रत्येक इकाई का एक से अधिक बार चयन हो सकता है। ऑप्शन डी है यह केवल अनंत समष्टि पर लागू होता है। बताइए प्रश्न नंबर 1। और बता दूं, इसमें मॉडल पेपर में 65 स्टैटिक्स, 15 कंप्यूटर और आईटी से है, और 20 प्रश्न यूपी स्पेशल जीके से है। जैसे मॉडल पेपर बनता है, आता है पेपर यूपीट्रिपल एसओ का सेम पैटर्न पर बनाया गया है। बताइए प्रश्न नंबर 1 तो कौन सा होगा। यदि किसी समष्टि की प्रतिचयन बिना पुनर्स्थापन के किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो प्रत्येक चयन के बाद शेष इकाइयों का चयन की प्रायिकता बदल जाती है। ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ पे इसका व्याख्या दिया है, आप लोग व्याख्या देख लीजिएगा। और यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाह रहे हैं तो अंजू एग्जाम अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मतलब टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से है, अंजू एग्जाम अकेडमी। ए बड़ा रहेगा, ई बड़ा रहेगा और ए बड़ा रहेगा। और वहाँ पर डेली पीडीएफ डाली जाती है, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, या मैं इसका लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, वहाँ से भी आप जा करके ले लीजिएगा। देखिए यहाँ पे है प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा माप केवल विचरण के मध्य 50% प्रेक्षणों के प्रसार को मापता है। ऑप्शन ए है प्रास, ऑप्शन बी है मध्य विचलन, ऑप्शन सी है चतुर्थक विचलन, ऑप्शन डी है मानक विचलन। प्रश्न नंबर 2 तो क्या होगा, चतुर्थक विचलन। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 3 है, प्रश्न नंबर 3 बोल रहा है किसी वितरण में पियर्सन का विषमता गुणांक धनात्मक है, पियर्सन का विषमता गुणांक धनात्मक है तो इसका अर्थ क्या होगा। प्रश्न दिया है किसी वितरण में पियर्सन का विषमता गुणांक धनात्मक है तो इसका अर्थ क्या होगा। वितरण बाईं और विषम, वितरण सममित होगी, वितरण दाईं और विषम होगी, या तीनों बराबर होगा, मीन बराबर मीडियन बराबर मोड। तो क्या होगा, वितरण दाईं और विषम होगी। मैं व्याख्या नहीं करूंगी क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाएगा। आप लोग व्याख्या देखना चाह रहे हैं तो पीडीएफ प्राप्त करिएगा, वहां से पूरा व्याख्या यहाँ पे दिया गया है, कंसेप्ट सहित। लेस्फेयर प्राइस इंडेक्स की प्रमुख सीमा क्या है। ऑप्शन ए है यह चालू वर्ष की मात्राओं का उपयोग करता है। ऑप्शन बी है यह उपभोक्ताओं के प्रतिस्थापन प्रभाव की उपेक्षा करता है। ऑप्शन सी है यह कभी नहीं दर्शाता, यह टाइम रिवर्सल टेस्ट को सदैव संतुष्ट करता है। बताइए प्रश्न नंबर 4 तो यह क्या करता है, यह उपभोक्ताओं के प्रतिस्थापन प्रभाव की उपेक्षा करता है। ऑप्शन बी सही होगा। यानी लेस्फेयर प्राइस इंडेक्स के आधार वर्ष की मात्राओं को स्थिर रखा जाता है। वास्तविक जीवन में उपभोक्ता महंगी वस्तुओं के स्थान पर सस्ती वस्तुएं खरीद सकते हैं, लेकिन यह सूचकांक इस परिवर्तन को नहीं दर्शाता, इसलिए प्राय महंगाई का अधिक अनुमान देता है। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन द्विपद वितरण के लिए आवश्यक शर्त नहीं है। ऑप्शन ए है परीक्षणों की संख्या निश्चित होती है। ऑप्शन बी है प्रत्येक परीक्षण स्वतंत्र होता है। ऑप्शन सी है सफलता की प्रायिकता प्रत्येक परीक्षण में समान हो। ऑप्शन डी है प्रत्येक परीक्षण का परिणाम सतत होता है हो।
क्या होगा? प्रत्येक परीक्षण का परिणाम सतत हो। ऑप्शन डी सही होगा। यहाँ पे प्रश्न है, यदि किसी समष्टि का मानक विचलन ज्ञात हो, नमूना आकार n बराबर 100 हो, तो नमूना मध्य का स्टैंडर्ड एरर ज्ञात करना हो तो सही सूत्र क्या होगा? ऑप्शन ए है सिग्मा गुणे √n, ऑप्शन बी है सिग्मा अपान n, ऑप्शन सी है सिग्मा अपान √n, ऑप्शन डी है √n अपान सिग्मा। प्रश्न नंबर 6, तो क्या होगा? सिग्मा अपान √n होगा। ऑप्शन सी सही होगा। यानी स्टैंडर्ड एरर का मीन यह बताता है कि विभिन्न नमूनों से प्राप्त माध्य समष्टि माध्य के आसपास कितना परिवर्तन करता है। प्रश्न नंबर 7 है, यदि किसी प्रतिदर्श सैंपल का आकार बढ़ाया जाए जबकि समष्टि मानक विचलन अपरिवर्तित रहे तो मानक त्रुटि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए है बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी है घट जाएगा, ऑप्शन सी है अपरिवर्तित रहेगी, ऑप्शन डी है शून्य हो जाएगी। प्रश्न नंबर 7, तो क्या होगा? घट जाएगी। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण यह जांचता है कि सूचकांक संख्या में आधार वर्ष और चालू वर्ष को बदलने पर परिणाम तार्किक रूप से संगत रहता है? ऑप्शन ए है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, ऑप्शन बी है टाइम रिवर्सल टेस्ट, ऑप्शन सी है चैन स्क्वायर टेस्ट, ऑप्शन डी है टी टेस्ट। प्रश्न नंबर 8, तो क्या होगा? तो टाइम रिवर्सल टेस्ट होगा। ऑप्शन बी सही होगा। यानी टाइम रिवर्सल टेस्ट के अनुसार यदि आधार वर्ष और चालू वर्ष को परस्पर बदल दिया जाए तो दोनों सूचकांक का गुणनफल 1 होगा। यानी P01 इंटू P10 बराबर 1 होगा, जो सूचकांक इस शर्त को पूरा करता है कि यह समय की दृष्टि से संगत माना जाता है। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सहसंबंध के संबंध में सही है? सहसंबंध कारण कार्य संबंध सिद्ध करता है। ऑप्शन बी है यदि r बराबर 0 हो तो दोनों चरों के बीच किसी भी प्रकार का संबंध नहीं होता है। ऑप्शन सी है सहसंबंध केवल दो चरों के बीच सहसंबंध की दिशा और तीव्रता को दर्शाता है। ऑप्शन डी है सहसंबंध गुणांक का मान 0 से 100 के बीच होता है। प्रश्न नंबर 9, तो क्या होगा? सहसंबंध केवल दो चरों के बीच सहसंबंध की दिशा और तीव्रता को दर्शाता है। ऑप्शन सी सही होगा। भारत में पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS का संचालन कौन सा संगठन करता है? पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे, RBI, NSO, नीति आयोग, ECI। तो कौन करता है? NSO, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। ऑप्शन बी सही होगा। यानी PLFS का संचालन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य होता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट NLFPR और वर्क पॉपुलेशन रेट WPR और अनएम्प्लॉयमेंट रेट UR का आधिकारिक अनुमान उपलब्ध कराना। प्रश्न नंबर 11, यदि किसी वितरण में मीन मीडियन मोड तीनों बराबर हो तो वितरण कैसा रहेगा? धनात्मक, ऑप्शन बी है ऋणात्मक, ऑप्शन सी है सममित, ऑप्शन डी है द्वीप शिखरी। कैसा रहेगा? तो सममित रहेगा। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक वर्तमान वर्ष की मात्राओं को भार के रूप में उपयोग करता है? प्रश्न देखिए, ऑप्शन दिखाती हूँ। कौन सा सूचकांक वर्तमान वर्ष को मात्राओं को भार के रूप में देखता है? ऑप्शन ए है लेस्पेयर प्राइस इंडेक्स, ऑप्शन बी है पास्चे प्राइस इंडेक्स, ऑप्शन सी है फिशर्स आइडियल इंडेक्स, ऑप्शन डी है मार्शल इंडोवर्थ इंडेक्स। प्रश्न नंबर 12, पास्चे प्राइस इंडेक्स कौन सा सही होगा? प्रश्न नंबर 12 का बी पास्चे प्राइस इंडेक्स होगा। ऑप्शन बी सही होगा। यानी पास्चे प्राइस इंडेक्स में वर्तमान वर्ष की मात्राओं को भार के रूप में लिया जाता है। यानी P01 बराबर सिग्मा P1Q1 अपान सिग्मा
नॉट Q1/100। इसके विपरीत लैम्पेयर इंडेक्स में आधार वर्ष की मात्रा भार के रूप में प्रयुक्त होती है। प्रश्न नंबर 13 है, यदि किसी वितरण का परिवर्तन गुणांक कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 18% है, दूसरे वितरण का कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 24% है, तो कौन सा वितरण अधिक स्थिर माना जाएगा? 18% वाला या 24% वाला या दोनों, या तो निर्णय नहीं किया जा सकता। प्रश्न नंबर 13 का आंसर कौन सा सही होगा? तो यदि किसी वितरण का परिवर्तन गुणांक 18% है और दूसरे का 24% है, तो सबसे अधिक जिसका गुणांक कम होगा वही होता है। ऑप्शन ए सही होगा। इसमें 18% सबसे कम है, तो यही सबसे अधिक स्थिर होगा। ऑप्शन ए सही होगा। यानी CV बराबर सिग्मा अपान x बार इंटू 100 होता है। जिस वितरण का CV कम होता है वो अधिक स्थिर माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट है। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा कथन केंद्रीय सीमा प्रमेय के संबंध में सही है? केंद्रीय प्रमेय सीमा के संबंध में यानी सेंट्रल लिमिटेड थ्योरम के संबंध में सही है। CLT। यह केवल छोटे प्रतिदर्श पर लागू होता है। ऑप्शन बी है, बड़े प्रतिदर्शों में प्रतिदर्श माध्यम का वितरण लगभग सामान्य हो जाता है और चाहे मूल समष्टि सामान्य न हो। ऑप्शन यह केवल सामान्य वितरण पर लागू होता है। ऑप्शन डी, इसका स्टैंडर्ड एरर में कोई संबंध नहीं है। बताइए प्रश्न नंबर 14। तो क्या होगा? तो ऑप्शन बी सही होगा। बड़े प्रतिदर्शों में प्रतिदर्श मध्यम का वितरण लगभग सामान्य हो जाता है, चाहे मूल समष्टि सामान्य न हो। ऑप्शन बी सही है। यानी सेंट्रल लिमिट थ्योरम में के अनुसार यदि नमूना का आकार पर्याप्त बड़ा, आमतौर पर n इज ग्रेटर देन या इक्वल 30 हो, तो सैंपल मीन्स का वितरण लगभग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार होता है, चाहे मूल पॉपुलेशन नॉर्मल न हो। यह सिद्धांत आधुनिक सांख्यिकी अनुमानों का आधार है। ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 15 है, भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI का संकलन का प्रकाशन कौन करता है? CPI का संकलन का प्रकाशन कौन करता है? ऑप्शन ए है RBI, ऑप्शन बी है NSO, ऑप्शन सी है फाइनेंस कमीशन, ऑप्शन डी है नीति आयोग। बताइए CPI का प्रकाशन कौन करता है? संकलन एवं प्रकाशन। प्रश्न नंबर 15। तो कौन करता है? NSO करता है। ऑप्शन बी सही होगा। यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का संकलन एवं प्रकाशन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है और वर्तमान में CPI की नई आधार वर्ष श्रृंखला 2024 बराबर 100 लागू किया जा चुकी है। इसलिए परीक्षा में न्यूनतम आधार पर आधारित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 16 है, यदि दो घटनाएं A और B स्वतंत्र हैं और तो मान होगा। दिया है, यदि दो घटनाएं A और B स्वतंत्र हैं और का मान क्या होगा, तथा और का है तो मान क्या होगा? 0.11, 0.30, ऑप्शन सी है 0.60, ऑप्शन डी है 1.10। बताइए प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है? यदि दो घटनाएं A और B स्वतंत्र हैं तथा और हैं तो क्या मान होगा? प्रश्न लग रहा है अधूरा है क्या? जीरो 0.11, 0.30, 0.60 और 1.10। प्रश्न नंबर 16 जी, इसका ऑप्शन तो बी दिया है। मैं प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है, अभी देख रही हूँ। जी वो प्रश्न अधूरा है। ठीक है, इसका वो देख लीजिए एक्सप्लेनेशन। स्वतंत्र घटनाओं के लिए दोनों घटनाओं की एक साथ घटित होने की प्रायिकता का सूत्र P ऑफ A कैप B बराबर P A इंटू PB होगा। मतलब सवाल इसमें से कुछ मिसप्रिंट हो गया है। ठीक, मान दिया होगा तो सवाल लगेगा। चलिए छोड़ते हैं उसको, आगे बढ़ते हैं। यदि किसी वितरण में माध्य 40, मानक विचलन 8 है तो 56 का Z स्कोर कितना होगा? 1, 2, 3, 4 कितना होगा? प्रश्न नंबर 17 कितना होगा? बी यानी 2 होगा। आइए देखते हैं कि कैसे 2 होगा। सूत्र में मान रखना होगा। यानी मीन का मान 40 दिया है और मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डिविएशन 8 दिया है। तो यहाँ पे सवाल देखते हैं। जेड स्कोर का सूत्र होता है Z बराबर x माइनस एक्स मीन माध्य। इसी सूत्र में इस सवाल को लगाएंगे तो इसका मान 2 आ जाएगा।
जेड बराबर 0 होगा तो मान मीन के बराबर होगा, जेड बड़ा होगा 0 से तो मीन के ऊपर होगा, और जेड छोटा होगा तो मीन के नीचे होगा। प्रश्न नंबर 18, यदि किसी सामान्य वितरण में मीन बराबर मीडियन, मीडियन बराबर मोड हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। ये प्रश्न कम से कम 8 से 10 राउंड आप लोगों की नजरों के सामने से गुजर गया होगा, क्योंकि यदि हमारा सब कंप्लीट क्लास देखे होंगे तब इसका प्लेलिस्ट बना है, यदि नहीं देखें तो वहां से देख लीजिए। यदि अब भी गलती हो रही है तो जानिए कि आप में कमी है। तो वितरण धनात्मक होगा, वितरण ऋणात्मक होगा, वितरण समित होगा या वितरण द्विशिखर शीर्ष होगा, बताइए क्या होगा। प्रश्न नंबर 18, क्या होगा, वितरण सम्मित होगा, ऑप्शन सी सही होगा। जहां पर मीन बराबर मीडियन, मीडियन बराबर मोड होगा तो वहां पे क्या होगा, वितरण सम्मित होगा, यानी पूर्ण सम्मित होगा और वक्र घंटी के आकार का होगा। प्रश्न नंबर 19 है, फिशर का आइडियल इंडेक्स को आइडियल क्यों कहा जाता है, बताइए। ऑप्शन ए है क्योंकि यह केवल आधार वर्ष की मात्राओं का उपयोग करता है, ऑप्शन बी है क्योंकि यह केवल वर्तमान वर्ष की मात्राओं का उपयोग करता है, ऑप्शन सी है क्योंकि यह टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट दोनों को संतुष्ट करता है, क्योंकि इसकी गणना सबसे सरल होती है, बताइए। प्रश्न नंबर 19, तो क्योंकि टाइम रिवर्सल टेस्ट फैक्टर रिवर्सल टेस्ट दोनों संतुष्ट करता है, ऑप्शन सी सही होगा। इसका यहाँ पे व्याख्या दिया गया है। प्रश्न नंबर 20 को देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, ऑप्शन डी है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। तो किसके अंतर्गत करता है काम, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यानी मॉस्पी के अंतर्गत कार्य करता है, ऑप्शन सी सही होगा। यानी एनएसओ मॉस्पी के अंतर्गत कार्य करता है, सीपीआई, पीएलएफएस, एसआईएचसीईएस जैसे अनेक महत्वपूर्ण आधिकारिक सांख्यिकी सर्वेक्षण आंकड़े जारी करता है, कौन, एनएसओ। प्रश्न नंबर 21 है, यदि किसी वितरण का सहसंबंध गुणांक है तो इसका अर्थ क्या है, दिया है कि यदि किसी वितरण का सहसंबंध गुणांक है तो इसका अर्थ क्या है। जी प्रश्न कुछ यहाँ पे -1 रहेगा, सुधार कर लीजिएगा। यदि किसी वितरण का सहसंबंध गुणांक -1 है तो इसका अर्थ क्या होगा, प्रबल सहसंबंध होगा, प्रबल ऋणात्मक सहसंबंध होगा, संबंध नहीं है, ऑप्शन बी धनात्मक सहसंबंध होगा, बताइए। प्रश्न नंबर 21, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, कहीं से दिक्कत हो गया होगा, ध्यान देती हूँ। लेकिन यदि किसी वितरण का सहसंबंध गुणांक -1 है तो इसका अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ यही होगा कि प्रबल ऋणात्मक सहसंबंध होगा। वही प्लस रहता तो क्या होता, प्रबल धनात्मक सहसंबंध होता, लेकिन माइनस है तो प्रबल ऋणात्मक सहसंबंध होगा, ऑप्शन बी सही होगा। और सहसंबंध गुणांक का मान -1 और +1 के बीच में होता है। प्रश्न नंबर 22 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिचयन का प्रायिकता आधारित प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए है सिंपल रैंडम सैंपलिंग, ऑप्शन बी है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, सिस्टमेटिक सैंपलिंग, ऑप्शन डी है कन्वर्जेंस सैंपलिंग। यदि प्रश्नों का दोहरा हो रहा है तो आप लोग मतलब घबराइएगा नहीं, क्योंकि जो परीक्षा के अंतिम समय में जितना हो सके उतना आप रिवीजन करिए, जितना आप लोगों के सामने आएगा उतना ही आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और प्रश्नों के गलत होने की संभावना कम हो जाएगी। प्रश्न नंबर 22 का बताइए, तो कन्वर्जेंस और सैंपलिंग होगा, ऑप्शन डी। ये प्रायिकता आधारित प्रकार मतलब प्रतिचयन का प्रायिकता आधारित प्रकार नहीं है, ऑप्शन डी होगा। सुविधा प्रायिकता में इकाइयों का चयन सुविधा के आधार पर किया जाता है, इसमें प्रत्येक इकाई के चुनने जाने की प्रायिकता ज्ञात नहीं होती, इसलिए यह नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। प्रश्न नंबर 23, प्रश्न है, यदि दो घटनाएं ए और बी परस्पर अपवर्ती हैं तथा और हैं तो का मान होगा। आज क्या बात है, प्रश्न इधर उधर हो रहा है। अपवर्ती हैं तो मान होगा 0.60, 0.0875, 0.10, 0.1, 1.00। क्या होगा, यहाँ पे पीबी का मान दिया होगा।
चलिए इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, वो अधूरा प्रश्न था। प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक सर्वेक्षण भारत में बेरोजगारी दर का अनुमान लगाती है? NFSH, PLFS और इकोनॉमिक सेंसेक्स या ASI? प्रश्न नंबर 24, तो क्या होगा? PLFS, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 25 को देखिए, फिशर का आइडियल इंडेक्स निम्नलिखित में से किसका ज्यामितीय माध्य है? लेस्पेयर इंडेक्स और पास्चे इंडेक्स का, मार्शल इंडो ग्रोथ इंडेक्स और डॉर्बिस बाउले इंडेक्स का, लेस्पेयर इंडेक्स और सैंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स का, पास्चे इंडेक्स और वेट एवरेज ऑफ रिलेटिव इंडेक्स? प्रश्न नंबर 25, तो क्या होगा? लेस्पेयर इंडेक्स और पास्चे इंडेक्स होगा, ऑप्शन ए सही होगा। फिशर का आइडियल सूत्र है F बराबर √L इंटू एफ। पी एल लेस्पेयर प्राइस इंडेक्स और पी पास्चे प्राइस इंडेक्स है। प्रश्न नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है, यदि दो घटनाएं स्वतंत्र हैं तो वे अवश्य ही परस्पर अपवर्ज्य होंगी। ऑप्शन बी है, यदि दो घटनाएं परस्पर अपवर्ती हैं तो सदैव स्वतंत्र होंगी। ऑप्शन सी है, दो घटनाएं एक साथ स्वतंत्र और परस्पर अपवर्ती तभी हो सकती हैं जब उनमें से कम एक की प्रायिकता शून्य हो। ऑप्शन डी है, स्वतंत्र परिघटनाओं के लिए होता है। प्रश्न नंबर 26, क्या होगा? तो क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कथन सही है कि दो घटनाएं एक साथ स्वतंत्र और परस्पर अपवर्ती तभी हो सकती हैं जब उनमें से कम एक की प्रायिकता शून्य होती है। ऑप्शन सी सही होगा। यानी दो घटनाएं हैं तो P ऑफ ए कैप बी बराबर 0 है, जबकि घटनाएं स्वतंत्र घटनाओं के लिए P कप बी, मतलब कप का मतलब ना ऐसे वाला है, ऐसे P कप बी बराबर P ए टाइम्स का मतलब इंटू है, इंटू P बी। दोनों शर्तें तभी एक साथ सत्य होंगे जब P बराबर A बराबर 0 और P B बराबर 0 हो तब। प्रश्न नंबर 27 है, किसी सामान्य वितरण में लगभग 95 प्रेक्षण माध्य के कितने मानक विचलन के भीतर स्थित होंगे? प्रश्न किया दिया है, किसी सामान्य वितरण में लगभग 95% प्रेक्षण माध्य के कितने मानक विचलन के भीतर स्थित होंगे? +-10, +-1.50, +-20, +-30? बताइए। प्रश्न नंबर 27, तो ऑप्शन सी सही होगा। आइए देखते हैं कैसे सी सही होगा। सामान्य वितरण में एम्पिरिकल रूल 68 से 95, 95 से 99 मतलब 99.7 रूल के अनुसार +-10 लगभग 68%, +-20 लगभग 95% और +-30 लगभग 99.7% प्रतियोगी परीक्षाओं के असंख्य तथ्य महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे देखिए। प्रश्न नंबर 28, भारत में एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री ASI का संचालन कौन करता है? RBI, NSO, नीति आयोग, सेबी? प्रश्न नंबर 28, तो कौन करता है? NSO करता है। ऑप्शन बी सही होगा। यानी ASI यानी एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री का संचालन NSO करता है। NSO द्वारा किया जाता है। यह भारत के संगठित विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित उत्पादन, रोजगार, वेतन, पूंजी निवेश आदि आंकड़े उपलब्ध कराता है। प्रश्न नंबर 29, यदि किसी वितरण में स्टैंडर्ड डिविएशन समान रहे लेकिन मीन बढ़ जाए तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, शून्य हो जाएगा? प्रश्न नंबर 29, क्या होगा? प्रश्न नंबर 29 क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक संख्या निर्माण का सबसे वांछनीय गुण माना जाता है? गणना में सरल होना, ऑप्शन बी है केवल वर्तमान आंकड़ों का उपयोग करना, ऑप्शन सी है विभिन्न परीक्षणों को संतुष्ट करना, ऑप्शन सी है कम समय में तैयार हो जाना? प्रश्न नंबर 30 क्या होगा? विभिन्न परीक्षणों को संतुष्ट करना। ऑप्शन सी सही होगा। एक अच्छे इंडेक्स नंबर का सबसे महत्वपूर्ण गुण उसकी
कंसिस्टेंसी यानी संगति है, इसलिए जो सूचकांक टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट जैसे परीक्षणों को संतुष्ट करता है उसे अधिक विश्वसनीय माना जाता है। फिशर आइडियल इंडेक्स का मतलब इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या है? सेंट्रल लिमिट थ्योरम CLT के संबंध सही है? ऑप्शन देखिए, यह केवल सामान्य वितरण पर लागू होता है। बड़े नमूना आकार होने पर प्रतिदर्श माध्य का वितरण सामान्य हो जाता है। यह केवल n इज लेस देन 30 पर लागू होता है और इसका सैंपलिंग से कोई संबंध नहीं है। बताइए प्रश्न नंबर 31 का उत्तर कौन सा सही होगा? तो क्या होगा? बड़े नमूना आकार होने पर प्रतिदर्श माध्य का वितरण लगभग सामान्य हो जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। सेंट्रल लिमिटेड थ्योरम के अनुसार यदि नमूना आकार पर्याप्त बड़ा हो तो सैंपल मीन्स और सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन लगभग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसरण करती हैं, चाहे मूल समष्टि की समान न हो। प्रश्न नंबर 32, ध्यान से देखिए, यदि किसी वितरण का प्रथम चतुर्थक Q1 बराबर 24 है, तृतीय चतुर्थक Q3 बराबर 48 हो तो चतुर्थक विचलन कितना होगा? 12, 18, 24, 36। बताइए, ये सूत्र याद रहेगा तभी लग पाएगा सवाल। कौन सा सही होगा? तो कितना होगा? 12। आइए देखते हैं कैसे 12 होता है। Q1 बराबर 24 दिया है और Q3 बराबर 48 दिया है। तो देखिए QD बराबर Q3 माइनस Q1 अपान 2, तो Q3 कितना दिया था? 48 और Q1 कितना दिया था? 24। तो दोनों को घटाएंगे, उसमें 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 12 आ जाएगा। चतुर्थक विचलन 12 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए। देख लीजिए क्या दिया है, यही दिया है ना जी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है फिशर आइडियल इंडेक्स केवल टाइम रिवर्सल टेस्ट को संतुष्ट करता है। फिशर आइडियल इंडेक्स केवल फैक्टर रिवर्सल को संतुष्ट करता है। ऑप्शन सी है फिशर आइडियल इंडेक्स टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट दोनों को संतुष्ट करता है। ऑप्शन डी है फिशर आइडियल इंडेक्स किसी भी परीक्षण को संतुष्ट नहीं करता है। प्रश्न नंबर 33 का उत्तर कौन सा सही होगा? कौन होगा? तो देखिए, फिशर आइडियल इंडेक्स टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट दोनों को संतुष्ट करता है। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 34, भारत में राष्ट्रीय आय के आधिकारिक अनुमान किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी है नीति आयोग, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ऑप्शन डी है वित्त आयोग। प्रश्न नंबर 34, तो किसके द्वारा? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। और ये बताइए कि मॉडल पेपर 5 कंप्लीट करवा दूं, तीसरा चल रहा है 2 और करवा दूं, या कंप्लीट स्टैटिक्स का मैराथन ले लूं, कंप्लीट एकदम शुरू से अंत तक एक वीडियो में? प्लीज कमेंट करके बताइएगा जरूर। तो प्रश्न नंबर 34 का कौन सा उत्तर रहेगा? सी। प्रश्न नंबर 35, यदि किसी वितरण में मीन 80 है, स्टैंडर्ड डिविएशन 10 है तो 60 का जेड स्कोर कितना होगा? -1, -2, 2, 1। प्रश्न नंबर 35, मीन कितना दिया है? 80 और स्टैंडर्ड डिविएशन कितना दिया है? 10, तो कितना होगा? तो -2 होगा। आइए देखते हैं कि कैसे -2 होगा। जेड बराबर x माइनस म्यू अपान सिग्मा, तो जिसका जहां जहां मान दिया है वहां वहां हम लोग रख लेंगे। x मतलब मीन हो जाएगा, मीन x नहीं, x की जगह पर क्या दिया है? अस्सी मीन। देखिए सवाल है, इसको देख लीजिएगा। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के संबंध में सही है? ऑप्शन ए है प्रत्येक इकाई को चुनने जाने की प्रायिकता अज्ञात होती है। ऑप्शन बी है प्रत्येक इकाई के चुने जाने की प्रायिकता ज्ञात होती है। ऑप्शन सी है शोधकर्ता अपनी सुविधा से इकाइयों का चयन करता है। ऑप्शन डी है यह केवल गुणात्मक अध्ययन में प्रयुक्त होती है। प्रश्न नंबर 36, प्रश्न नंबर 36, तो क्या होगा? प्रत्येक इकाई
के चुने जाने की प्रायिकता ज्ञात होती है। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 37 है, यदि किसी सामान्य वितरण में किसी प्रेक्षण का जेड स्कोर प्लस 1.5 है तो इसका अर्थ क्या होगा? प्रेक्षण मीन से 1.5 विचलन नीचे है, प्रेक्षण मीन के बराबर है, प्रेक्षण मीन से 1.5 विचलन ऊपर है, या प्रेक्षण वितरण से बाहर है। प्रश्न नंबर 37 तो क्या होगा? प्रेक्षण मीन से 1.5 मानक विचलन ऊपर है। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक संख्या निर्माण का भारित सूत्र नहीं है? सूचकांक संख्या निर्माण का भारित सूत्र नहीं है। लेस्पेल इंडेक्स, पास्चे इंडेक्स, फिशर आइडियल इंडेक्स, सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स। प्रश्न नंबर 38 तो कौन सा है? सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स। ऑप्शन डी सही होगा। मतलब यह सूचकांक संख्या के निर्माण का भारित सूत्र नहीं है। ये भी न्यूमेरिकल है। यदि दो घटनाएं ए और बी स्वतंत्र हैं, देखिए ये वो वाला सवाल यहाँ पे सही दे दिया है। दो घटनाएं ए और बी स्वतंत्र हैं और पी ए बराबर 0.7 और पी बी बराबर 0.2 है, तो पी ए अपान बी का मान क्या होगा? 0.14, 0.20, 0.70 और 0.90। बताइए क्या होगा? प्रश्न नंबर 39 तो इसका उत्तर 0.70 होगा। आइए बताते हैं कि कैसे होगा। स्वतंत्र घटनाएं पी ए अपान बी बराबर पी ए, अतः जो जिसका मान दिया है उतना उतना करके सवाल को लगा लेंगे। पूरा नहीं दिया है सवाल, तो ऑप्शन सी सही बता रहा है। यानी P बराबर ए अपान बी बराबर पी ए होता है, अतः इसका मान इतना दिया है। तो देखिए सवाल लगाना नहीं है। दो स्वतंत्र हैं तो पी ए का मान इतना दिया है और पी बी का मान इतना दिया है, तो इसका मान पूछ रहा है, तो इसका मान इसके मान के बराबर होता है, तो सवाल लगाना नहीं है। ऑप्शन बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो वो उत्तर अपने आप आ जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 40, भारत में प्रेडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संकेत श्रम बाजार का प्रमुख मापक है? CCI, LFPR, WPI, IIP। प्रश्न नंबर 40 तो क्या होगा? LFPR। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 41, यदि किसी सामान्य वितरण में यदि मीन बराबर 100, स्टैंडर्ड डिविएशन बराबर 20 हो तो 140 का जेड स्कोर कितना होगा? तो कितना होगा? 2 होगा। यहाँ पे ये सवाल लगाया गया है, देख लीजिए। जी, प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिचयन का प्रायिकता आधारित प्रकार नहीं है? प्रश्न नंबर 42 कौन नहीं है? जजमेंट सैंपलिंग। ऑप्शन सी सही होगा। ये सवाल है, देखिए। इसका ऑप्शन यहाँ पे है। प्रश्न नंबर 43, इसका उत्तर ए है। आइए देख लीजिए कैसे लगाया गया। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानव त्रुटि के संबंध में सही है? ऑप्शन ए है, नमूना आकार बढ़ाने में स्टैंडर्ड एरर बढ़ जाती है, स्टैंडर्ड एरर का सैंपलिंग साइज में से कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन सी है, नमूना आकार बढ़ने से स्टैंडर्ड एरर घट जाती है। ऑप्शन डी है, स्टैंडर्ड एरर सदस्य स्टैंडर्ड डिविएशन के बराबर होती है। प्रश्न नंबर 44 तो क्या होगा? नमूना आकार बढ़ने पर स्टैंडर्ड एरर घट जाती है। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत की अर्थव्यवस्था की वार्षिक स्थिति का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है? ऑप्शन ए है भारत का संविधान, ऑप्शन बी है आर्थिक सर्वेक्षण, ऑप्शन सी है भारत का जनगणना प्रतिवेदन, ऑप्शन डी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। प्रश्न नंबर 45 तो क्या होगा? आर्थिक सर्वेक्षण।
मैं आज मतलब व्यस्त थी, थोड़ा घर नहीं थी, दवा लेने चली गई थी। PDF कोई और तैयार किया, इसीलिए हमें आज इतना देखना पड़ा है। ठीक है, मैनेज कर लीजिए, कल से मैं सब चीज़ का ध्यान दूंगी। यदि किसी वितरण का माध्य 60 है, मानक विचलन 12 है, तो किसी प्रेक्षण का जीड स्कोर -1.5 हो तो उसका प्रेक्षण मान कितना होगा? सवाल देखिए, ऑप्शन दिखाती हूँ। प्रश्न नंबर 46, ऑप्शन देखिए। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, 42। आइए देख लीजिए कैसे 42 होगा। सवाल यहाँ पे लगा गया है, नहीं है क्या? हाँ है। देखिए, इसका सूत्र है, जिसका जो मान है वहां पे रख करके सवाल लगाया गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सहसंबंध और प्रतिगमन के संबंध में सही है? ऑप्शन ए सहसंबंध कारण कार्य संबंध सिद्ध करता है। ऑप्शन बी है प्रतिगमन का उपयोग केवल गुणात्मक आंकड़ों के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी है सहसंबंध संबंध की दिशा और तीव्रता बताता है, जबकि प्रतिगमन पूर्वानुमान में सहायक होता है। दोनों में कोई संबंध नहीं होता। प्रश्न नंबर 47, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी प्रश्नों का उत्तर देते चल जाएंगे। तो क्या होगा? सी सही होगा। सहसंबंध की दिशा तथा तीव्रता बताता है, जबकि प्रतिगमन पूर्वानुमान में सहायक होता है। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 48 है, निम्नलिखित में से किस सूचकांक संख्या को वेट एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव पद्धति से निर्मित किया जाता है? बताइए। 48। तो उपयुक्त सभी को लेस्पेयर को, पास्चे को, फिशर आइडियल इंडेक्स, तीनों को ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 49 है, यदि दो घटनाएं ए और बी स्वतंत्र हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही होगा? बताइए। तो ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS के संबंध में सही है? कौन है? तो इसका संचालन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO करता है। यह श्रम बाजार के प्रमुख संकेत जारी करता है। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 51 है, यदि किसी वितरण में मानक विचलन 15 और परिवर्तन गुणांक 25% है तो इसका वितरण माध्य क्या होगा? बताइए। प्रश्न नंबर 51, तो क्या होगा? 60 होगा। कैसे होगा? आइए देख लीजिए। इसी सूत्र में सबका मान रखने पर आंसर आएगा। प्रश्न नंबर 52, कौन सा कथन सही है? स्टैंडर्ड एरर सदैव स्टैंडर्ड डिविएशन से अधिक होता है। ऑप्शन बी है स्टैंडर्ड एरर केवल पॉपुलेशन पर लागू होता है। ऑप्शन सी है स्टैंडर्ड एरर सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के प्रसार का माप है। या स्टैंडर्ड एरर का सैंपलिंग साइज से कोई संबंध नहीं है। प्रश्न नंबर 52, तो क्या होगा? ऑप्शन सी, स्टैंडर्ड एरर सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के प्रसार को मापता है, का माप है। प्रश्न नंबर, ये भी मिस प्रिंट है, इसको भी छोड़िए। प्रश्न नंबर 54, भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का संकलन एवं प्रकाशन कौन करता है? बताइए। प्रश्न नंबर 54 कौन करता है? बी, NSO। प्रश्न नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक संख्या वेट एग्रीगेट मेथड का उदाहरण है? ये प्रश्न अभी ऊपर आया था ना जी। कौन है? सभी हैं। प्रश्न नंबर 56, यदि किसी समष्टि का मानक विचलन ज्ञात हो और नमूना का आकार n बड़ा हो तो पॉपुलेशन मीन में के लिए 75% कोएफिशिएंट इंटरवल बनाने का सामान्य किस वितरण का उपयोग किया जाता है? बताइए। प्रश्न नंबर 56, तो किसका किया जाता है? स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। प्रश्न नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सैंपलिंग एरर के संबंध में सही है? तो ऑप्शन बी सही होगा। सैंपल साइज बढ़ाने में सैंपलिंग एरर सामान्यतः कम हो जाती है।
अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर, ये भी एरर है। यदि किसी वितरण में पर्सन का स्क्यूनेस कोफिशिएंट, यानी यदि किसी वितरण में पियर्सन का स्क्यूनेस कोफिशिएंट 0 है तो वितरण कैसा होगा बताइए। प्रश्न नंबर 59। तो सम्मित होगा, ऑप्शन सी सही होगा। आज बहुत मिसप्रिंट है, उसके लिए हमें खेद है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान तैयार करने के लिए प्रमुख आधिकारिक स्रोत कौन जारी करता है? तो एनएसओ। ये तो रट गया होगा आप लोगों को। प्रश्न नंबर 61। यदि किसी वितरण का माध्य 50 है, परिवर्तन गुणांक 20% है, तो मानक विचलन कितना होगा? सूत्र में सवाल रखना है, उसका आंसर आ जाएगा। तो कितना होगा? 10। देखिए सवाल है, बताने लगूंगी तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताइए। तो स्टैंडर्ड एरर घटने पर अनुमान अधिक सटीक होता है, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, वो भी मिसप्रिंट था। प्रश्न नंबर 64 है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधिकारिक आंकड़े जारी करता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। प्रश्न नंबर 65 बताइए। तो क्या होगा? शिशर आइडियल इंडेक्स। अब हम लोग कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, बताइए। सीपीयू में एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का मुख्य कार्य क्या होता है बताइए। केवल डेटा संग्रहित करना, अंगगणितीय एवं तार्किक क्रियाएं करना। ऑप्शन सी है इनका उपयोग उपकरणों का नियंत्रण करना। ऑप्शन डी है केवल आउटपुट प्रदर्शित करना। प्रश्न नंबर 66। तो क्या होगा? अंगगणितीय एवं तार्किक क्रियाएं करना, ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ पे इसका निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी विद्युत आपूर्ति बंद होने पर भी डेटा सुरक्षित रखती है? 67। तो वो होगा रोम। प्रश्न नंबर 68 बताइए, कौन सा उत्तर सही होगा? ऑप्शन सी 128 बिट। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है, देख लीजिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर हमले का उदाहरण है जिसमें उपभोक्ता को नकली वेबसाइट या ईमेल के माध्यम से संवेदनशील जानकारी देने के लिए धोखा दिया जाता है? कौन सी है? फिशिंग, ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 70। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस सूत्र की शुरुआत चिन्ह से होती है? प्रश्न नंबर 70। तो इक्वल टू से होता है, ऑप्शन सी सही होगा। 70। बताइए 71 वाला। देखिए प्रश्न, फिर उत्तर देने की कोशिश करें। इकहत्तर का सी, यानी स्टार टोपोलॉजी। 72। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल वेब पेजों को सुरक्षित रूप से इंटरनेट पर स्थानांतरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? किसका यूज किया जाता है? तो HTTPS का, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 73 है,
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी वर्कशीट की अंतिम पंक्ति का क्रमांक क्या है, बताइए। क्या है? ऑप्शन सी 1,000,000। कितना लिखा है? 10,48,576। प्रश्न नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में सही है? तो होगा यह हार्डवेयर और उपभोक्ताकर्ता के बीच इंटरफेस का कार्य करता है। ऑप्शन बी सही होगा। कौन सा सर्च इंजन नहीं है, बताइए। तो मोजिला फायरफॉक्स। देख लीजिए यहाँ पे 76 देखिए, बताइए 76 का उत्तर कौन सा सही होगा? तो सी .pptx। अगला प्रश्न है, देखिए 77 नंबर का प्रश्न को देखिए, उत्तर देने की कोशिश करिए। तो क्या होगा? प्रमाणीकरण, यानी निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का सिद्धांत CIA ट्रायड का भाग नहीं है? ऑप्शन डी प्रमाणीकरण। 78, कंप्यूटर में कैश मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बताइए। अस्थायी रूप से डेटा संग्रहित करना, प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ाना, बैकअप लेना, वायरस हटाना। 78, तो क्या होता है? CPU प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ाना। 79, कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त होता है? तो कौन है? POP3। ऑप्शन बी। अब यूपी स्पेशल से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। अब केवल 20 प्रश्न बचे हैं। बताइए प्रश्न नंबर 81, उत्तर प्रदेश में ODOP कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या है? प्रत्येक जिले के पारंपरिक एवं विशिष्ट उत्पाद को बढ़ावा देकर रोजगार एवं निर्यात को प्रोत्साहन करना। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 82, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है, बताइए। कितना है? 7.3%। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल इतना है, देख लीजिए 82। निम्नलिखित में से कौन सा नगर पीतल उद्योग के लिए जाना जाता है? तो वो है मुरादाबाद। ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 84, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो है लखीमपुर खीरी। प्रश्न नंबर 85, उत्तर प्रदेश की चिकनकारी किस नगर की प्रसिद्ध हस्तकला है? 85, तो लखनऊ की है। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 86, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? 86, ऑप्शन डी यहाँ पे, तो वो है राष्ट्रीय दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 86, प्रश्न नंबर 87, उत्तर प्रदेश का नगर कालीन नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, कौन सा? 87 का, तो है भदोही। अगला प्रश्न है 88, निम्नलिखित में से किस नदी पर रिहंद बांध स्थित है? किस नदी पर? रिहंद नदी पर। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, देखिए उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? बताइए, ए होगा कि सी होगा? दोनों में
कंफ्यूजिंग है? बताइएगा। मेरा आंसर तो ए है, अरे सी है, स्टैम्प डियर, बारहसिंघा, दोनों तो मतलब वही है, तो ए और सी दोनों सही होगा। प्रश्न नंबर 90, उत्तर प्रदेश के किस नगर को भारत की धार्मिक राजधानी कहा जाता है? प्रश्न नंबर 90 किसको कहा जाएगा? वाराणसी को, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 91, उत्तर प्रदेश में महाकुंभ 2025 का आयोजन किस नगर में हुआ था? ये भी कई बार आ चुका है प्रश्न, सी, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है अलीगढ़। अब केवल 8 प्रश्न बचे हैं। उत्तर प्रदेश में बनारसी साड़ी का उत्पादन किस नगर में होता है? कहाँ होगा? बनारस में होगा, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 94, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थल पर यूनेस्को का विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? किसको शामिल किया गया है? फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन बी। फतेहपुर सीकरी जो आगरा का निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने कराया था और इसे 1986 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। यह मुगल स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रश्न नंबर 95 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए, कौन हो सकती है? 95, एकदम आसान प्रश्न, सभी प्रश्नों में से सबसे आसान प्रश्न। बताइए, उत्तर प्रदेश का काकोरी ट्रेन एक्शन किस वर्ष हुआ था? 96, 1925 में हुआ था। दोस्तों, इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सेशन कैसा लगा, कैसा लगेगा, क्या कमियां थी, मैं अगले में जरूर सुधार करूंगी। मैं सोची कि आप लोगों का मिस हो जाएगा, मतलब पीछे हो जाएंगे, इसलिए हमें लेना पड़ा। 97, इतने नगरी किसे कहा जाता है? कन्नौज को कहा जाता है। 98, रामसर स्थल कौन सा है 98 का? तो ऊपरी गंगा नदी, ऑप्शन सी। 99, काच का सर्वोत्तम नगर कौन हो सकता है? फिरोजाबाद। आज का अंतिम प्रश्न, बताइए प्रश्न, कहाँ हो सकता है? प्रयागराज, ऑप्शन सी। दोस्तों, इस तरह हम लोगों का मॉडल पेपर 3 कंप्लीट हुआ और इस मॉडल पेपर में मतलब बहुत त्रुटियां रही, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और अगले में ऐसा नहीं होगा, ठीक है? एक बार बताइएगा कि क्या मॉडल पेपर लेकर आऊं या मैराथन क्लास लेकर आऊं कंप्लीट स्टैटिक्स का। चलिए, पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, तहे दिल से शुक्रिया।